हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो हमने अब तक चैप्टर फर्स्ट के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। जैसे हमने माइंड को समझा, बिहेवियर को समझा, देन हमने इवोल्यूशन समझा साइकोलॉजी का कि कैसे कैसे जो है इवोल्यूशन है साइकोलॉजी की, वो कैसे इवॉल्व हुई। फिर हमने साइकोलॉजी की जो डेवलपमेंट है किधर इन इंडिया वो हमने समझा। और अब हम स्टार्ट करें हमारे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर ऐसी कई सारी ब्रांचेस हैं जो कि वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस रखती है, ठीक है। जो कि ऐसे जैसे ईयर्स डेवलप होते गए वैसे वैसे ही जो साइकोलॉजी की जो ऐसी ये सब ब्रांचेस है वो एमर्ज हुई अपने में। वो एक जैसे अब पहला इधर जैसे लिखा है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पहले सिर्फ साइकोलॉजी था, उसके बाद धीरे धीरे ऐसी बहुत सी साइकोलॉजीज है जो डेवलप हुई, एमर्ज हुई। तो उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। So let's get started. Cognitive psychology investigates mental processes involved in acquisition, storage, manipulation, and transformation of information received from the environment along with its use and communication. तो सबसे पहले cognitive psychology जो है वो क्या है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कैसी कैसी प्रोसेसेस आती है, कैसी मेंटल प्रोसेसेस आती है, उसमें क्या आता है। जैसे हम किसी चीज़ को कैसे याद कर रहे हैं, कैसे उसको हम स्टोर कर रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमने रिसीव करी उसको। और हम ऐसी इन्फॉर्मेशंस कहाँ से रिसीव करते हैं, हमारे अराउंड एनवायरनमेंट से। जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो कैसे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उससे। किसी ने हमें कोई चीज़ बताई, हमने वो इन्फॉर्मेशन ली, फिर हमने क्या किया, हमने समझा, हमने स्टोर किया, मैनिपुलेट किया, ट्रांसफॉर्म किया। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कम्युनिकेशन के द्वारा मिली। और ज़रूरी नहीं हम कम्युनिकेशन सिर्फ ह्यूमंस के साथ कर रहे हैं, हम अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट है पूरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसके साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं रोज़ इन डेली बेसिस। ओके, द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस में मेनली कैसी प्रोसेसेस आ जाती है, अटेंशन, परसेप्शन, किसी चीज़ को हम परसीव कर रहे हैं वो, या हमारी मेमोरी, किसी चीज़ की हम रीजनिंग कैसे कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर रहे हैं, डिसीजन कैसे ले रहे हैं, और लैंग्वेज। You will be studying these topics later in this textbook. In order to study these cognitive processes, psychologists conduct experiments in laboratory settings. Some of them also follow an ecological approach. अब ecological approach क्या होता है? An approach which focuses on the environmental factors to study cognitive processes in a natural setting. तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसके अंडर में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसी कई सारी एक्सपेरिमेंट्स जो है लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस अप्रोच को फॉलो करके, इकोलॉजिकल अप्रोच। अब भाई इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, एन अप्रोच विच फोकसेस ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये ऐसा अप्रोच है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं हमारे उन पे फोकस करता है। और किस में हेल्प करता है, ताकि हम जो हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है उसकी हम स्टडी कर पाए। किस सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग में, बिल्कुल नेचुरल। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। ओके, वो बेसिकली वो न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। तो ये था हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी विच इज़ आवर फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। देन हमारा इधर आ जाता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है, इट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, द इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है, ये ऐसी साइकोलॉजी है तो जो किस पे फोकस करती है, ये रिलेशनशिप पे फोकस करती है, किस किस के बीच, बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम। जो हमारा बिहेवियर है, एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसका कैसे रिलेशनशिप होता है किसके साथ, हमारे फिजिकल सिस्टम के साथ। अब फिजिकल सिस्टम में क्या चीज़ें आती है, ब्रेन आता है हमारा, बाकी नर्वस सिस्टम आता है, इम्यून सिस्टम आता है एंड जेनेटिक्स आता है। तो इन सब के साथ, इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब के इन्फ्लुएंस के साथ हमारा किस तरह से बिहेवियर होता है, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, इसके पे फोकस करता है। इन दोनों के रिलेशनशिप पे फोकस करता है कौन, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। Biological psychologists often collaborate with neuroscientists, zoologists and anthropologists. ये इन लोग के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इधर एक चीज़ लिखी है, ले देखो, न्यूरोसाइकोलॉजी हैज़ एमर्ज्ड एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो अब न्यूरोसाइकोलॉजी एक फील्ड जो है वो आजकल में एमर्ज हुई है जिसमें कौन कौन साथ में काम करते हैं,
साइकोलॉजिस्ट साथ में काम करते हैं और न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो साथ में काम करते हैं, इस वजह से इस फील्ड का नाम है न्यूरोसाइकोलॉजी। Researchers are studying the role of neurotransmitters or chemical substances which are responsible for neural communication in different areas of the brain and therefore in associated mental functions. अब इधर एक दो वर्ड आए हैं इधर, कौन कौन से, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? अब जैसे तुमने ऐसी बातें सुनी होगी कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तो क्या होता है, हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्रेन के हमारे वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है। जैसे तुम लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, इम्पल्स के बारे में। जैसे हमने गरम को टच किया, किसी गरम चीज़ को टच किया, तो हमें कैसे पता चला कि वो हटाना है हमें वहाँ से हाथ? क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे ब्रेन तक पहुँची। ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे, हर पार्ट में जो है हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, जिस वजह से हमें ये पता चलता है कि क्या करना है या हमें कोई चीज़ का पता चलता है। तो ऐसी जो तो ये क्या हो रही है, बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, न्यूरल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, या फिर इनको हम बोल सकते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये किन फंक्शंस में, किस तरह के फंक्शंस में हेल्प करते हैं? मेंटल फंक्शंस में, ठीक है। They do their research on people with normal functioning brain as well as on people with damaged brain by following advanced technologies like EEG, PET and fMRI etc. about which you will study later. अब ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ जिसको कहा गया है, जैसे EEG, PET एंड fMRI, इनको यूज़ करके जो है, जो ये साइकोलॉजिस्ट है वो इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके पीपल पे रिसर्च करते हैं। अब कैसे लोगों पे वो रिसर्च करते हैं? जिनका जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जिनका जो ब्रेन है वो ठीक से काम कर रहा है, एक तरफ वो लोग, दूसरी तरफ कैसे लोग जिनका जो ब्रेन है वो थोड़ा बहुत डैमेज्ड है या बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है। तो इन दोनों की स्टडी करते हैं ये लोग, ठीक है। इन दोनों की जो स्टडी है वो इस साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर आती है। उसके बाद हम थर्ड अपने पहुंच गए, थर्ड ब्रांच पे, विच इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज़ द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ओवर अ लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या हुई? ये क्या स्टडी करती है? हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं, कई तरीके की चेंजेस आती है। फिज़िकली जैसे फिज़िकल चेंजेस आ गई, या फिर सोशली चेंजेस आ गए, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ गए। तो ऐसी कई तरीके की चेंजेस जो है जैसे जैसे हमारी जो एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आती रहती हैं। तो इसकी स्टडी को हमने कहा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। अब जितनी भी स्टेजेस आती है, कहाँ से लेके कंसेप्शन से लेके हमारी ओल्ड एज तक, हमारे उसमें जितनी भी चेंजेस आती है A to Z चेंजेस मान लो तुम, ठीक है। शुरू से लेके एंड तक जितनी भी चेंजेस होती रहती है और वो कैसे होती है, कब कब क्या चेंज आते हैं बॉडी में, तो इन सब की स्टडी को बोला गया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। द प्राइमरी कंसर्न ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इज हाउ वी बिकेम वॉट वी आर। तो अब प्राइमरी कंसर्न रहता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट को। अब कंसर्न क्या होता है? चिंता, किसी बात की चिंता को हम बोलते हैं कंसर्न। तो एक कंसर्न रहता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के अंदर कि हाउ वी बिकम व्हाट वी आर, जो हम आज है वो हम कैसे बने। फॉर मैनी ईयर्स द मेजर एम्फेसिस वॉज ऑन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। जब जब ये एमर्ज हुआ था उस टाइम जो था, इसका ज़्यादा फोकस किस पे था? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट पे। However, today an increasing number of developmental psychologists show strong interest in adult development and aging. शुरू में तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स पे, उनकी डेवलपमेंट पे इसका ज़्यादा फोकस जाता था, लेकिन आजकल में इसकी जो स्टडी है वो किस में बढ़ गई है? किस में जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है उनको आजकल किस पे इंटरेस्ट आने लगा? एडल्ट डेवलपमेंट पे और उनकी एजिंग पे। अब कोई एडल्ट है, उसके अंदर कैसे किस तरह की चेंजेस आ रही है, कब कब चेंजेस आ रही है, ठीक है, उसकी एजिंग किस प्रकार हो रही है, तो इन सब की स्टडीज़ आ जाती है आजकल में। जिसमें इंटरेस्ट है वो आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है। दे फोकस ऑन द बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, टेम्परामेंट, मोरालिटी, सोशल रिलेशनशिप। अब इनका फोकस किस पे जाता है? ये जो बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो किस तरह हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाती है? इंटेलिजेंस, कॉग्निशन,
इमोशन, टेम्परामेंट, मोरालिटी, सोशल रिलेशनशिप, इन सब का जो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो फैक्टर्स, उनके पे फोकस हो जाता है इनका, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, neurologists, social workers, counselors, and almost every branch of knowledge where there is a concern for growth and development of a human being. जिस भी फील्ड में ये कंसर्न होगा कि कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, उन सारी ब्रांचेस के साथ कौन कोलैबोरेट करते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ सोशल साइकोलॉजी. Social psychology explores how people are affected by their social environment, how people think about and influence others. Social psychologists are interested in such topics such as attitudes, conformity, obedience to authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relations and so on. तो सोशल साइकोलॉजी क्या है? वो लोगों को पहचानती है का मतलब लोगों को समझती है, उन पे स्टडी करती है कि कैसे जो लोग हैं इस सोसाइटी में वो कैसे अफेक्ट होते हैं, किसके द्वारा? सोशल एनवायरनमेंट के द्वारा जिसके अंदर वो खुद रह रहे हैं. वो कैसे इट मीन्स जैसे वो जो उनकी जो सोसाइटी है वो कैसे उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो कैसे उनके बिहेवियर को शेप कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी. इन सब की स्टडी आ जाती है सोशल साइकोलॉजी, ठीक है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर, कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे बाकी दूसरे लोगों के बारे में वो कैसे सोचता है या कैसे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है बाय प्रिडिक्टिंग दैम, ठीक है. और सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स, और वो कैसे टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड है? जैसे हो गया एटीट्यूड, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, अथॉरिटी, जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक इंडिविजुअल के, कि वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन अ सोसाइटी, उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्टडी है, जैसे एग्रेशन, हेल्पफुल बिहेवियर, ये सब जो आ जाता है, इन सब की स्टडी आ जाती है सोशल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है. अब हम आ जाते हैं क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी. क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी क्या होती है? इट एग्जामिन्स द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट, इमोशन. अब इससे पहले वाली में हमारी एक वर्ड आया था विच इज़ अ सोसाइटी. इसमें आ जाता है हमारा कल्चर. कल्चर का जो है कैसा रोल है किसी के बिहेवियर को समझने में, किसी के थॉट प्रोसेस को समझने में, किसी का इमोशन कि वो कैसा फील कर रहा है उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, कैसे जो है कल्चरल साइकोलॉजी फोकस करती है. इट एज्यूम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल बट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर. देयरफॉर बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एज वी विल स्टडी इन डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक. कल्चर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर इन मैनी वेज एंड इन वैरिंग डिग्रीज. तो कल्चर जो है वो बहुत ही तरीक़ों से ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है. और ये एक बात याद रखना कि जो कल्चर है, कल्चर किस तरह से जो लोगों की किस तरह से वो बिहेवियर चेंज कर रहा है, उसमें सिर्फ कल्चर नहीं आता हमारा, सोशली भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर में. तो इस वजह से जो बिहेवियर है वो हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे? सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, ठीक है. इतना समझ आया. अब हम नेक्स्ट अपनी फील्ड पे आते हैं विच इज़ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. It studies the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution, natural disasters on human behavior. The influence of physical arrangement of the workplace on health, the emotional state, and interpersonal relations are also investigated. Current topics of research in this field are the extent to which disposal of waste, population explosion, conservation of energy, efficient use of community resources are associated with and are functions of human behavior. तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? इंटरेक्शन की, ठीक है. किसके इंटरेक्शन की? फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रही है, इसकी स्टडी आ जाती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में. और द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, द इमोशनल स्टेट, इंटरपर्सनल रिलेशंस, ऐसी चीज़ें भी सारी इन्वेस्टिगेट की जाती है, ठीक है. आजकल के जो टॉपिक्स ले रहे हैं इस फील्ड के अंदर, वो कैसे रिसर्च करने के लिए वो कैसे ले रहे हैं, जैसे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जैसा कि तो बताया ना, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस वजह से डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है. रिसोर्सेज की कमी हो रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात आ जाती है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों की बात आ जाती है, ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ साइकोलॉजी.
हेल्थ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होती है जिस पे इसका फोकस होता है, जैसे हो गया स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसे। और इन द डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। अब हेल्थ साइकोलॉजी क्या करता है, वो फोकस करता है ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, किस प्रोसेस में, डेवलपमेंट के प्रोसेस में, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, किसके, इलनेस के, किसी भी डिसऑर्डर या इलनेस जो भी है इंडिविजुअल को, उनमें, ठीक है। देन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कॉपिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एंड वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एनहेंसिंग फैक्टर्स। अब इस एरिया में जो इंटरेस्ट है किसका, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो किस में है, रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हेल्थ के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसके, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसमें, और किस वेस में वो हेल्थ एनहेंसिंग फैक्टर्स को प्रमोट कर सकता है, इन एरियाज़ में जो है इंटरेस्ट होता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का। ओके, इतना क्लियर हो गया। देन आ जाता है हमारा क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। Clinical and counseling psychology deals with causes, treatment, and prevention of different types of psychological disorders such as anxiety, depression, eating disorders, and chronic substance abuse. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो काउंसलिंग, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो किस पे डील करती है, कॉजेस, जो भी कॉज है, ट्रीटमेंट या उसको कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन, किन के कॉजेज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन किसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक इंडिविजुअल को कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकती है, तो कॉजेज, उसके कॉज क्या है, वो किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैसी डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर एंड क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज़, तो इन सब का जो ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, वो किसके द्वारा किया जाता है, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, मतलब वो इसमें डील करते हैं। A related area is counseling, which aims to improve everyday functioning by helping people solve problems in daily living and cope more effectively with challenging situations. अब काउंसलिंग साइकोलॉजी भी सेम ऐसा ही है, वो किस में एम करता है, एवरीडे फंक्शनिंग जो है, किसी इंडिविजुअल के एवरीडे फंक्शनिंग को वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, बाय हेल्पिंग पीपल, उनकी हेल्प करके, ताकि वो बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स इन डेली लिविंग, रोज़ के कामों में वो कैसे अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन जो भी आ जाती है उसके साथ उसका कैसे सामना करना है, ये इन सब पे जो डील करते हैं वो कौन करता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी डील करता है, ठीक है। The work of clinical psychologist does not differ from that of counseling psychologist, although a counseling psychologist sometimes deals with people who have less serious problems. तो जो काम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कभी कभी जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं जो प्रॉब्लम्स बेसिकली कम सीरियस वाली होती हैं। In many instances, counseling psychologists work with students, advising them about personal problems and career planning. Like clinical psychologists, psychiatrists also study the causes, treatment, prevention of psychological disorders. तो पहले जो यहाँ पे क्या लिखा है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, कैसे, उनको एडवाइस देते हैं किसके बारे में, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई या करियर प्लानिंग हो गई, उसके बारे में उनको एडवाइस दिया जाता है। अब इधर एक बात लिखी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्री दोनों ही क्या पढ़ते हैं, दोनों ही किसकी स्टडी करते हैं, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। पर हाउ आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट डिफरेंट, कैसे वो दोनों डिफरेंट हुए। अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैज़ अ डिग्री इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की किस में डिग्री होगी, साइकोलॉजी में, विच इंक्लूड्स इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिनके पास ट्रेनिंग होगी। इन कॉन्ट्रास्ट अ साइकेट्रिस्ट हैज़ अ मेडिकल डिग्री विद ईयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है, उनके पास कई ईयर्स की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, उनके पास मेडिकल डिग्री होती है, ठीक है। इन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेडिकल डिग्री मतलब एमबीबीएस, जो डॉक्टर लोग होते हैं पहले एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद वो किसी स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो साइकेट्री भी वही एक स्पेशलाइजेशन है जो एमबीबीएस के बाद की जाती है। तो इस हिसाब से क्या पता चल रहा है, उनके पास बहुत ही स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी कई ईयर्स की, ठीक है। तो वन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन is that psychiatrists can prescribe medications and give electroshock treatments whereas clinical psychologist cannot, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते कोई भी मेडिसिन किसी भी इंडिविजुअल को, और ना ही उनको इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। यही एक डिफरेंस आ जाता है
बाकी तो लगभग सेम ही है, उनकी जो भी स्टडी है वो सब लगभग सेम है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इट डील्स विद वर्क प्लेस बिहेवियर फोकसिंग ऑन बोथ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय देम। तो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, इंप्रूविंग वर्क कंडीशन, डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। अब ये साइकोलॉजी किस में डील करती है? वर्क प्लेस बिहेवियर में को डील करती है उसकी स्टडी में को। अब जैसे एक इंडिविजुअल है, तो किसी वर्क प्लेस जा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उस जगह उसका किस तरह से किस तरह से उसका बिहेवियर होगा, किस पे फोकस करते हैं? वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे तो फोकस करता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशंस पे भी वो फोकस करते हैं जो खुद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो कंसर्न होती है वो किस चीज़ों में होती है? ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ किस तरह से ट्रेन दें, वो कैसे वर्क कंडीशन है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। अब इधर एक एग्जांपल लिखा है, जैसे एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट might recommend that a company may adopt a new management structure that would increase communication between managers and staff. The background of industrial and organizational psychologists often include training in cognitive and social psychology, ठीक है। तो इसमें बस तुम इतना समझ लो कि वो कौन सी डिसिप्लिन है, किस पे उसका ज़्यादा फोकस होता है, ये समझ लोगे तो तुमको बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न, कि कैसे हर एज का जो भी इंसान है वो हर एज में कैसे किसी चीज़ को लर्न कर रहा है। Educational psychologists primarily help develop instructional methods and materials used to train people in both educational and work settings. तो इन ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है ये किस में हेल्प करते हैं? इन डेवलपिंग द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल्स, जो कि हम किस में यूज़ कर सकते हैं? पीपल को ट्रेन करने में, बोथ एजुकेशनल सेटिंग में एज वेल एज वर्क सेटिंग्स में, ठीक है। दे आर ऑल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इशूज़ ऑफ रेलेवेंस फॉर एजुकेशन, काउंसलिंग, लर्निंग प्रॉब्लम्स। इससे ही रिलेटेड एक फील्ड होती है स्कूल साइकोलॉजी, जो कि अब स्कूल साइकोलॉजी क्या होती है? इट फोकसेस ऑन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स दैट प्रमोट इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज और साइकोलॉजी इन स्कूल सेटिंग। अब स्कूल साइकोलॉजी का क्या किस पे फोकस करता है? वो ऐसी प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं जो किसको प्रमोट करते हैं? सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को, वो ताकि वो प्रमोट कर पाए, और वो ऐसे चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड करते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं इन चीज़ों की, ठीक है। वो नॉलेज को अप्लाई करने की ट्राई करते हैं कि कैसे वो नॉलेज अप्लाई करे और स्प्रेड कर पाए। और इसमें सिर्फ एक सेटिंग आती है, स्कूल सेटिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी में 2 सेटिंग्स आ रही थी, विच इज़ वर्क एंड एजुकेशनल, पर स्कूल सेटिंग है इस वजह से, स्कूल साइकोलॉजी है इस वजह से स्कूल की सेटिंग आएगी, सिर्फ चिल्ड्रन पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल चिल्ड्रन हो या वो हो जिनको स्पेशल नीड हो इस चीज़ की। अब आ जाता है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय एनहांसिंग देयर मोटिवेशन। अब ये किस में हेल्प करते हैं? प्लेयर्स है अब, ठीक है, उनको मोटिवेट करने में, ताकि वो अपना जो स्पोर्ट्स पे जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो इम्प्रूव कर सके, एनहेंस कर सके, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रिलेटिवली न्यू फील्ड बट इज़ गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड। है तो ये न्यू फील्ड, बट ये इसकी भी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और बाकी अदर, अब इधर आ जाता है अदर एमर्जिंग ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ऐसी और बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट है जो धीरे धीरे जो है डेवलप हो रही है। इसमें से कुछ इधर दे रखी हैं, जैसे एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, मैनेजरियल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, और ऐसी कई तरीके की है, ठीक है। जो मेन थी वो हमको इधर एक्सप्लेन करके बताई गई है, तो इनको तुम अच्छे से पढ़ लेना। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स के साथ, और हमारा जो उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।